बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं हूं आपका टीचर शफकतुल्लाह और आपको वेलकम करता हूं पढ़ो ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म पर। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और बायोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे जाएंगे। शुरू करते हैं साइंस से कि साइंस क्या चीज़ है और साइंस किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, साइंस जो है वो दो लफ्जों से निकला हुआ है। एक है सेंडेयर और दूसरा है सेंशिया। साइंस का वर्ड इन दो अल्फाज से निकला है, एक है सेंडेयर और दूसरा है सेंशिया। इन दोनों के पॉसिबल मीनिंग्स है हैविंग नॉलेज ऑफ या ब्रेकिंग डाउन अपार्ट। किसी चीज के बारे में इल्म रखना या किसी चीज को टुकड़ों में तकसीम करना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइंस असल में किसी चीज की तह तक पहुंचने का नाम है, किसी चीज की असलियत जानने का नाम है, या किसी लंबे चौड़े और कम्प्लेक्स प्रोसेस को टुकड़ों में तकसीम करके उसको समझने का नाम है। इसी वजह से इसको साइंस कहते हैं। साइंस की डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज दैट इज obtained through observation and experimentation। साइंस एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है या हम सिस्टमेटिक नॉलेज भी इसे कहते हैं। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसे हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पर हासिल करते हैं। अब अगर आप डिफिनीशन में देखें तो मैंने तीन टर्मिनोलॉजीज लिखी है, सिस्टमेटाइज्ड, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। सिस्टमेटाइज का माना है या सिस्टमेटाइज का मतलब है कि ये साइंस जो है ये एक प्रॉपर ऑर्डर में मौजूद है और हम जब साइंस को पढ़ते हैं तो एक खास तरीके से पढ़ते हैं। और वो तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। आप लोगों ने 9th-10th की बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी को जानते हैं, उसके बाद बायोलॉजी की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, स्कोप्स, इंपॉर्टेंस, इसके बाद सेल, इसके बाद टिश्यू, इसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी और उसके बाद जो पॉपुलेशन और इकोलॉजी वगैरह ये जो सब्जेक्ट्स है वो हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम एक प्रॉपर तरीके से, और वो तरीका क्या है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से इसको सिस्टमेटाइज कहा गया है। मुनज़्ज़म नॉलेज है, इल्म है, जिसे हम इन तरीकों से या एक खास पैटर्न फॉलो करके हासिल करते हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की अगर आप डेफिनेशन देख लें मुख्तलिफ किस्म की डिक्शनरीज में, तो ऑब्जर्वेशन का आसान मतलब है किसी चीज को हवा से खमसा से महसूस करना। और ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी चीज के बारे में 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जानना है। अब जो चीजें मैंने हवा से खमसा या 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जानी है, जो चीजें मैंने किताब में पढ़ी है थियोरी के जरिए, वो मैं अब अगर दोबारा करना चाहूंगा, दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करना चाहूंगा, तो उसको मैं एक्सपेरिमेंटेशन की कैटेगरी में रखूंगा, जो साइंस का तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेन वर्ड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है कि ये एक प्रैक्टिकल, ये एक अमली अप्रोच है किसी चीज को दोबारा सरंजाम देने का, किसी काम को दोबारा असर नौ करने का नाम है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आपने किसी किताब में पढ़ा है, साइंस की किताब में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में एक प्रोसेस पढ़ा है, और अब आप अगर उसे दोबारा करना चाहते हैं तो उस दोबारा वो अमल दोहराने का नाम जो है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ से हमें साइंस की डिफिनीशन समझ लेनी चाहिए कि साइंस जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है जिसे हम पहले ऑब्जर्वेशन करके और उसके बाद दोबारा परफॉर्म करके हासिल करते हैं। तो इस चीज का क्या नाम हुआ? साइंस हुआ। याद रखिए अपने जहन में ये बात कि अगर किसी चीज को मैं किताब में पढ़ रहा हूं और मैं उसे दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता उस पर, तो उसे हम साइंस नहीं कह सकते। हम उसे नॉलेज तो कह सकते हैं, सिस्टमेटाइज नॉलेज तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसे साइंस के अम्ब्रेला के नीचे नहीं रख सकते। लेकिन अब साइंस की दो मेन ब्रांचेस है। साइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है फिजिकल साइंसेस और दूसरे का नाम है, वैसे तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों पर फोकस करेंगे कि एक को हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस और दूसरे को बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया गया है।
फिजिकल साइंसेस के अंदर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल थिंग्स की स्टडी करेंगे जो मेनली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती है। इसके एग्जांपल में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो फिजिकल एंड न्यूमेरिकल साइंसेस के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो क्या है, वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम मेनली बायोलॉजिकल एंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, या वो चीजें जो लिविंग हो, जो जानदार चीजें हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस में। ठीक है, तो ये तो कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो बायोलॉजी है, सेल्स है, सेल थ्योरी है और मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी का लफ्ज दो अल्फाज का मजमुआ है, बायोस और लोगस। बायो का माना है, बायो का मतलब है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और लोगस मीन्स टू स्टडी और हैविंग नॉलेज ऑफ। तो इसी वजह से हम बायोलॉजी की डिफिनीशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, या द ब्रांच ऑफ सेल, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of life is called biology। अब अगर आप देखें तो हमने इस डिफिनीशन में लाइफ का जिक्र किया कि हम लाइफ की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या चीज है। अगर हम जिंदगी की स्टडी कर रहे हैं और हम जिंदगी को नहीं जानते तो फिर हमारे लिए आगे जाकर मुश्किलात होंगी। तो सबसे पहले हम लाइफ को जानेंगे कि लाइफ क्या है। तो लाइफ एक खसूसियात का मजमूआ है, अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मुख्तलिफ खसूसियात का एक मजमुआ है जो जानदारों को गैर जानदार चीज़ों से अलग करता है। और वो खसूसियत कौन सी है? उसमें सांस लेना, हरकत करना, अमली तौलीद का होना, मतलब है कि बच्चे पैदा करना, जानदार चीज़ों के बच्चे पैदा होते हैं, बेजान चीज़ों के बच्चे पैदा नहीं होते। इसी तरह बढ़ना, ग्रोथ वगैरह। तो ये भी कुछ खसूसियात है, यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एब्सेंट होती है। तो इसी वजह से हम लाइफ को कहते हैं कि एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब है कि जानदार चीजों को गैर जानदार चीजों से अलग करते हैं। तो ये लाइफ भी हमारी समझ में आ गया कि लाइफ क्या है। अब जब बायोलॉजी की स्टडी हम करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक अमूमी तौर पर सेल का आता है कि सेल को हम पहचाने कि सेल क्या चीज है। तो सेल हम जानते हैं, हमने 9-10 में पढ़ा भी है। हम डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं सेल की कि the basic structural and functional unit of life is cell। ठीक है, तो अफाल और अजसाम की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। हिस्ट्री सेल की कुछ इस तरह है कि सेल का लफ्जी माना हम जानते हैं कि सेल का लफ्जी माना क्या है। तो सेल का लफ्जी माना है कंपार्टमेंट, एक खाना। जिस तरह हम घरों में कबर्ड वगैरह बनाते हैं, अलमारी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें खाने होते हैं, या किचन वगैरह मुख्तलिफ बिल्डिंग में जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं अलमारियों के अंदर, तो उस एक एक कंपार्टमेंट को सेल कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री कुछ यूं है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। और किस तरह डिस्कवर किया था? वो प्लांट की स्टडी कर रहा था, प्लांट के जो एपिडर्मल सेल्स है वो उसकी स्टडी कर रहा था। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा कि कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह बुक्स वगैरह में पिक्चर दिए गए होते हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उसने नोट किए, इस तरह एक एक कंपार्टमेंट। तो उसने इन कंपार्टमेंट्स को, उसने इस तरह के कंपार्टमेंट्स नोट किए
और उन कंपार्टमेंट को उसने सेल का नाम दिया। उस उनकी जुबान में सेल का मतलब था कंपार्टमेंट, तो वहां से सेल का नाम पड़ा सेल। डेफिनेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। अजसाम और अफाल की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं, खलिया कहते हैं। डिफिनीशन आप 9th क्लास के बायोलॉजी लेक्चर्स में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेल थियरी। तो सेल थियरी क्या है? सेल थियरी एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, एक मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करता है ब्रीफली। दो तीन नुक्तों पर, दो तीन पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक कॉन्सेप्ट है जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को एक्सप्लेन करता है। हिस्ट्री की अगर हम डिटेल में जाए तो वो बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। ब्रीफली हम हिस्ट्री को डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह है कि मिथियास श्लीडन जो जर्मनी से ताल्लुक रखता था, 1838 में 1838 में उसने प्लांट सेल की स्टडी करते हुए कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ पॉइंट्स नोट किए और उसे उस वक्त के पेपर में या आर्टिकल्स में पब्लिश किया। अगले साल 1839 में थियोडोर श्वान ने, जो कि एक जोलॉजिस्ट था, एनिमल की स्टडी कर रहा था और उसने एनिमल की स्टडी करते हुए, एनिमल सेल्स की स्टडी करते हुए कुछ पॉइंट्स नोट किए और उसे भी अपने उस वक्त के जो मरवेजा आर्टिकल्स था या जो न्यूज़पेपर था उसमें पब्लिश करवाया, ठीक है। इसके बाद दोनों ने जब एक दूसरे के फाइंडिंग्स को देखा तो उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाई गई, उसमें बहुत ज्यादा यकसानियत पाई गई। तो दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक थ्योरी बनाई जिसको सेल थ्योरी का नाम दिया गया। और उसके उस जमाने के जो पॉइंट्स थे वो 3 थे। अभी जो मॉडर्न सेल थ्योरी चल रही है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके 4 पॉइंट्स है। उस जमाने में उन दोनों के फाइंडिंग्स को मिलाकर 3 पॉइंट्स बनते थे और तीसरी कंट्रीब्यूशन थी रोडोल्फ वर्चो की। इसकी भी कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी के अंदर, इसके पोस्टुलेट्स भी सेल थ्योरी के अंदर डाले गए। मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी कौन कौन से हैं? नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, 1 और मोर सेल्स। तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा खलियों से बने होते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हम देखें तो ये सेल की डिफिनीशन है। हमने अभी पढ़ा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 में सेल की डिफिनीशन भी लिखते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, तो वो भी गलत नहीं होगा, वो गलत कंसिडर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। नए जो सेल्स नमूदार होते हैं वो पहले से जो मौजूदा सेल होते हैं उन्हीं से बनते हैं, उन्हीं के सेल डिवीजन के थ्रू नए सेल वजूद में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है। सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, जैसे कि डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, आरएनए वगैरह, ये सारे हेरिडिटी मटेरियल है। ये सारे हेरिडिटी मटेरियल है और इनका काम है खसूसियात को या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ठीक है। तो ये भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम है एक सेल की खसूसियात को दूसरे सेल में मुंतकिल करना। वो हम सेल डिवीजन में डिटेल से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी है वो तमाम के तमाम सेल के अंदर वकूफ पज़ीर होते हैं या सेल के अंदर ही चलते रहते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिटेल बता दूं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस असल में सेल के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, 9th क्लास की बायोलॉजी में इसकी डिफिनीशन या एंजाइम का चैप्टर आप देख ले, वहां पर डिटेल के साथ ये दिया गया है। तो यहाँ पर
डिटेल बताना चाहूंगा कि सेल के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उन सब के मजमुए को मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव and destructive processes occurring inside the cell is called metabolic process। तो ये थे 4 पॉइंट सेल थ्योरी के। आज हमने पढ़ा बायोलॉजी को जाना, इसके बाद हमने लाइफ को जाना, इसके बाद हमने सेल के बारे में कुछ ब्रीफली डिस्कस किया, इसके बाद सेल थ्योरी और उसके बाद सेल थ्योरी की मेन पॉइंट्स। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।